श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 पर खास कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द डे। जी हाँ, और आज हमारे कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द डे में हमारे खास मेहमान हैं हमारे रायगढ़ शहर के ही जाने माने कवि और साहित्यकार श्री अमित दुबे जी। अमित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, कहते हैं ना कि हंसना हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है और ऐसा भी कहा जाता है अमित जी की खून बढ़ता है हंसने से। जी। तो हमें हमारे श्रोताओं के हीमोग्लोबिन का खासा ध्यान है और इसीलिए आज हमने एक हास्य कवि, जाने माने हास्य कवि को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। साथियों, हम आपको बता दें कि अमित जी ने 300 से भी अधिक मंचों को साझा किया है, मंचों पर अपने काव्य पाठ किए हैं और अपने हास्य कविताओं से लोगों को गुदगुदाया है। और साथ ही हम आपको बता दें कि स्थानीय मंच से लेकर नेशनल टेलीविजन तक आपका सफर रहा है। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे अमित जी के इस सफर के बारे में। जी हाँ, स्थानीय मंच से लेकर रायगढ़ से लेकर नेशनल टेलीविजन तक के सफर के बारे में। तो अमित जी, चलिए शुरुआत करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका और रेडियो धूम की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने आमंत्रण दिया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। हंसना जरूरी है, बिल्कुल। और हम तो वही काम कर ही रहे हैं, लोगों को हंसाने का काम कर। रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही काफ़ी हैं लेकिन हंसाने के लिए बहुत कम लोग हैं जो आप तक हंसाते हैं। और हंसाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज स्ट्रेस का जो समय है, आदमी जो है 1 घंटी बजती है फ़ोन की तो उसको टेंशन होने लगता है। बिल्कुल, हाँ। और सारी समस्याएं, मेरा तो मानना है कि मोबाइल से ही शुरू होता है, मोबाइल पर ख़त्म हो जाता है। मैंने तो एक दिन मोबाइल चार्जिंग पर लगाया, मैंने जैसे ही मोबाइल चार्जिंग पर लगाया मेरा मोबाइल जो है शॉर्ट हो गया। अच्छा। मैंने माता रानी से कहा कि माता रानी, आपने मेरा मोबाइल शॉर्ट क्यों कर दिया? तो माता रानी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जो है पिछले कई दिनों से एक वरदान मांग रही थी, मैंने उसके वरदान को सैंक्शन कर दिया, इसलिए तुम्हारा मोबाइल शॉर्ट हो गया। मैंने कहा मेरी पत्नी क्या वरदान मांग रही? तो माता रानी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कह रही थी कि सोते जागते हुए भी, उठते बैठते बस खोए रहते साजन जी इमोजी के स्माइल माँ। रात दिन फेसबुक देखे नहीं मेरा लुक, छुट्टी गाड़ी छुक छुक इस लाइफ स्टाइल माँ। अक्ल मुही के प्यार में पति देव फंसे ऐसे जैसे कोई मंत्री फंसा काले धन के फाइल माँ। चुनरी चढ़ाऊं तो है पियरी चढ़ाऊं माई, आग लगा दो मैया सैया के मोबाइल माँ। और तो आग लग गई। इस प्रकार से भी हो जाता है। जी तो जी, बिल्कुल। हास्य हमारे इर्द गिर्द बिखरा पड़ा है। जरूरत है अपने आप को उस प्रकार से हाथ बटोरने वालों की। बिल्कुल बिल्कुल। इस स्ट्रेस भरे जीवन में हंसना बहुत जरूरी है और 24 घंटों का एक दिन होता है, उसमें एक पल भी अपने लिए हंसने के लिए निकालना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। अमित जी, तो चलिए आगे तो हम आपकी बहुत सारी रचनाएं सुनने वाले हैं, पर उससे पहले आपके विषय में कुछ जानना चाहते हैं। अमित जी, आप मूल रूप से कहाँ से हैं? आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? वर्तमान में आप कहाँ कार्यरत हैं? जी, मैं रायगढ़ से ही हूँ। मेरा जन्म भी रायगढ़, जन्मभूमि रायगढ़ ही है और पढ़ाई भी यहीं डिग्री कॉलेज में मेरा ग्रेजुएशन है जी। उसके बाद नौकरी का सफ़र शुरू हुआ और रायगढ़ से ही शुरू किया मैंने और उसके बाद फिर बाहर भी 2-3 साल बाहर रहे। अच्छा। और उस समय कविता जब बाहर नौकरी करने गए तो बीच बीच में कविताओं से थोड़ी दूरी बनती गई। अच्छा। आदमी जब किसी उसमें निकलता है तो फिर अपने शौक को किनारे रख देता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। 4-5 साल बीच में मैंने भी कविता से दूरी बनाए रखी, फिर रायगढ़ आना हुआ और रायगढ़ में ही नौकरी हुई। झारसुगड़ा में मैंने 10-12 साल नौकरी की। अभी फिर मैं रायगढ़ JSW स्टील में कार्यरत हूँ। जी जी। और लगभग अभी 20 सालों से मैं साहित्य में जो है सक्रियता के साथ काम कर रहा हूँ। जी जी। तो आप निजी कंपनी में काम करते हैं जी। और उसके साथ साथ आप कविता लिखते हैं। हाँ। साहित्य लिखते हैं। किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ों को? कठिन काम होता है। एक तो बहुत ड्यूटी भी हम लोगों की जो है शिफ्ट वाली रहती है, 2 दिन A, 2 दिन B, 2 दिन C, उसके बाद फिर कविता लिखना और फिर कहीं कार्यक्रम हो तो जाना और ये सारी चीजें हैं। तो मैनेज हो जाता है, जब संकल्प है तो बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो आपने शुरुआत में कहा कि 5 साल आपका गैप हो गया आपके पैशन से, बड़ा दुखद रहा होगा क्योंकि अंदर से वो ये जरूरी भी है। मैंने अनुभव भी किया है कि जो लोग दूर हो जाते हैं एक बार इससे, आप अपने पैशन से या साहित्य, कविता जो है भले आप लिखे न लिखे जी, आपकी कविता जो है आप लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही दूसरी बात है, लेकिन आपको निरंतर उसमें लगे रहना है। जी जी। आपको मंच नहीं मिल रहा है, आपके
कहीं छप नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर उसमें लगे रहेंगे और एक समय ऐसा आता है कि आप अगर छोड़ देंगे तो उसके बाद आप एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। हाँ। ये माँ सरस्वती की कृपा ही होती है या जैसा भी है, तो आप एक लाइन भी लिख नहीं पाएंगे। और प्रैक्टिस है जस्ट ये भी, तो कोई चीज छूट जाएगी तो उसके बाद फिर उसमें वापस आना बहुत कठिन होता है। मेरे लिए भी वैसा ही था, लेकिन उस समय मेरा शुरुआती दौर था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। नए सिरे से मैंने प्रारंभ किया था। जी। अच्छा हुआ सब। जी, तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप नौकरी में गए। हाँ। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? अगर मंच की बात करें कि आपको बाहर जाना है, पत्नी है घर में और भी लोग हैं। संघर्ष तो हर फील्ड में रहता है और हमने भी किया है। लगभग बहुत दूर दूर तक हम साइकिल से भी गए हैं। आज लोग कार वार भी देते हैं, फ्लाइट से भी आना जाना कभी हो जाता है। लेकिन वो संघर्ष के भी दिन याद रखने चाहिए लोगों को कि आदमी किसी भी फील्ड में रहे उसको संघर्ष करना पड़ता है। 20-20 किलोमीटर हम लोग साइकिल से और 80-80, 90-90 किलोमीटर 8 बजे रात को प्रोग्राम है। मैं शाम को झारसुगुड़ा से 4 बजे निकलता था, जान हथेली में लेके मैं निकलता था बाइक से और वहाँ जाके 9 बजे गांव में पहुँचता था। ऐसे भी समय मैंने देखा है। और वहाँ पहुँचकर फिर मंच में प्रस्तुति दें तो वो आनंद जो है, वो सारा संघर्ष जो है आपका जो है दब जाता है जब पब्लिक के बीच में आप रहते हैं, पब्लिक से रूबरू होते हैं, तो वो आनंद दूसरा होता है। वो एक अलग दुनिया है। बिल्कुल। और सारा कष्ट एक तरफ और पब्लिक की तालियां एक तरफ। बिल्कुल जी। और यदि बात करें अमित जी आपके पहली रचना की, कब शुरुआत की आपने लिखने की? मुझे याद है मैं नटवर स्कूल पढ़ता था, 7वीं, वहाँ एक पत्रिका निकलती थी तो उसमें मैंने 7वीं में पढ़ता था तो मैंने वहाँ छपवाई थी आलोक। जी। तो उसमें वो पत्रिका में मैंने कक्षा 7वीं में छपवाई थी। वो रचना कहाँ है मेरे को नहीं मालूम है। अच्छा। वो छपवाई थी। उसके बाद फिर मेरे को याद है कि उसके बाद फिर कुछ मैंने लिखा नहीं। फिर 7वीं 9वीं के आसपास गर्मी छुट्टी का समय था जी, तो घर में बैठा हुआ था तो कागज लेकर ऐसी 2 कविताएं जो है भगवान को, इष्ट देव को कुछ लिखते हुए मैंने लिखा थी। 2 कविताएं मैंने लिखी थी, मेरे को याद है। जी। लेकिन वो कविता जो है मिस हो गई है आज तक। होता है सबके साथ जी। कि जो पहली रचना होती है हर आदमी संभाल कर नहीं रख पाता है। और उस दौर में ये समझ भी शायद नहीं होती होगी कि हम इसको लेकर आगे जाएंगे, हमारी निधि है करके ऐसा। वो बिल्कुल शुरुआती दौर होता है और आगे चल के हम कवि बनेंगे या हम इस रन में इतनी दूर तक जाएंगे, वो समझदारी एक बचपन में नहीं होती है। उस कारण भी होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम तो आगे आपकी बहुत सी रचनाएं सुनने वाले हैं। यहाँ हम रुकते हैं, कुछ विराम देते हैं। आपकी एक रचना यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप एक अपनी रचनाएं जो है, कविता जो है, मैंने तो कहा था कि हंस रहे हैं होंठ, हंस रहे हैं नैन क्लब में, हंस रहे हैं होंठ, हंस रहे हैं नैन क्लब में, रोना सिसकना कराहना है बैन क्लब में, और भूल गए हैं जो हंसना इन दिनों, वो आकर शामिल हो जाएं मेरे फैन क्लब में, वो आकर शामिल हो जाएं मेरे फैन क्लब में। तो इस वक्त जितने भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं वो आपकी फैन क्लब में शामिल हो चुके हैं। जी मैं बहुत बधाई देता हूं आपके इस कार्यक्रम को, रेडियो धूम के 89.6 FM को, कि आपने जो है इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे जो है श्रोताओं से और मिलने का अवसर मिला। जी आपने ट्यून किया है रेडियो धूम 89.6 FM। मैं हूँ आपके साथ आरजे माया और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट अमित दुबे जी। जी धन्यवाद। अब मैं गया था वहाँ टीवी शो जो था शैलेश लोढ़ा जी के द्वारा जो था, उसमें भी वो एक मैडम थी वहाँ, अमित जी कह रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग आ रही थी। तो वही चीज मुझे फिर अनुभव हो रहा है। मैं बहुत धन्यवाद आपका जी। अब आपने जिक्र किया है नेशनल टीवी का शैलेश लोढ़ा जी, जो कि तारक मेहता फेम है ना, उस नाम से उनको जाना जाता है। तो स्थानीय मंच यानी कि हम रायगढ़ से शुरुआत करते हैं। आपने रायगढ़ से शुरुआत की, नेशनल टीवी तक का सफर आपका कैसा रहा? वहाँ किस तरीके से आपका जाना हुआ? वो कुछ हमारे वीडियोस जो हैं, अब लोकल कार्यक्रम जो हम लोग करते रहते हैं उसके वीडियोस जो है वायरल होते हैं। अच्छा। तो शैलेश लोढ़ा सर जो हैं वो उन्होंने एक शो शुरू किया था अभी 2 साल पहले जी। तो फिर वो नए लोगों को भी उसमें अवसर दे रहे थे। तो मेरा वीडियो भी पहुंचा था उनके पास, तो एक बार फोन आया उनका। अच्छा। और चला सफर और 4 एपिसोड मैंने वहाँ के किए। अच्छा कार्यक्रम था और बहुत समर्थन
आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी का मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये पहली बार होगा जब हमारे रायगढ़ शहर के जी कोई हास्य कवि किसी नेशनल टीवी पर गए हों। आपने हमारे शहर को भी रिप्रेजेंट किया, हमारे राज्य को भी रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ भी आपने हास्य रचनाओं को लेकर आप गए थे। मैं हास्य ही था वहाँ, उनका कॉन्सेप्ट भी लगभग हास्य वाला ही था। मैं जी जी। तो और मैं पहले से भी हास्य ही करता था, तो हास्य ही था। और वहाँ भी लोगों को भी उनका भी जो थीम जो रहा होगा वो हास्य था। तो जी जी। कार्यक्रम का क्या नाम था? कार्यक्रम वाह भाई वाह करके था। उसके 400 एपिसोड उन्होंने किए थे। तो मुझे पहली बार उन्होंने बुलाया तो 2 एपिसोड उन्होंने कराया। पहली बार लगभग एक ही एपिसोड लोग करते थे, तो उनको वो पहले सुनते हैं। जी जी। ठीक ठाक लगा तो 2 एपिसोड उन्होंने किया। उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद फिर उन्होंने एक बार मुझे आमंत्रण दिया जी। तो और फिर 2 एपिसोड करना था, लेकिन उसमें 2 एपिसोड जिस दिन करना था तो बैठे थे, तो वो बोले कि तुम रुक जाओ, कल फिर एक करेंगे। कल एक स्पेशल एपिसोड हमारा 1 साल का पूरा होने के बाद एक एपिसोड करना है, उसमें आपको रखेंगे, उसका शूटिंग कल होगा। आप तो आपने जैसे जिक्र किया कि कैसे नौकरी के साथ मैनेज किया, तो मैंने वहाँ सीधा अपोज वो किया कि नहीं सर, मेरा ड्यूटी है। हमारे साथ ये दिक्कत रहती है कि हम किसी भी बड़े से बड़े शो में जाएं, लेकिन फिर जो कमिटमेंट रहता है हमारा, हमको वापस आकर फिर अपने नौकरी में लगना है, तो वो हमारी मानसिकता रहती है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने फिर कहा नहीं ठीक है रुको करके, तो फिर मैनेज करके तो एक स्पेशल एपिसोड जो 1 साल का हुआ था उसमें भी मुझे अवसर मिला। तो जी जी। कार्यक्रम वाह भाई वाह बहुत ही लोकप्रिय ये कार्यक्रम रहा और बहुत सारे एक सीरीज उसकी पूरी चली। 400 एपिसोड हुए उसके, और 400 एपिसोड अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें आपने इतिहास में कवि सम्मेलनों के टीवी प्रोग्राम के इतिहास में 400 एपिसोड किसी भी कार्यक्रम के आज तक नहीं हुए हैं, और ये पहला है। जी। और इसमें आपकी भागीदारी 4 एपिसोड में रही। 4 का आंकड़ा आपके साथ है। 400 पार तो नहीं गए, लेकिन 400 में रुक गए। बिल्कुल 4 में रुक गए। तो यहाँ एक कोई रचना जो आपने वहाँ नेशनल टेलीविजन पे जो कही होगी? मैंने वहाँ पसंद किए थे, शैलेश सर भी बहुत कविताएं पसंद किए थे। एक अंग्रेजी पे मेरी कविता थी कि कहा करती थी जो कभी फटाफट अंग्रेजी, कहा करती थी जो कभी फटाफट अंग्रेजी, मिली कल तो देखा पी रही थी गटागट अंग्रेजी, और सिगरेट की बू आ रही थी उसके होठों से, और नशे में झूम रहे थे उसके लट अंग्रेजी, देखकर मेरी ओर कहने लगी गुमान से, तुम मिडिल क्लासों की है रुकावट अंग्रेजी, बढ़ाकर पैग मेरी ओर कहा उसने, इसे पियो और फिर बोलो सटा सट अंग्रेजी, फिर कहा उसने और लोगे, मैंने कहा व्हाई नॉट लिटिल बिट बट अंग्रेजी। अंग्रेजी फटाफट अंग्रेजी। तो जी बिल्कुल इस प्रकार से है। मैं कोशिश करता हूँ कि हास्य में कुछ नयापन आए, क्योंकि लोगों का भी एक रहता है कि आप अगर कुछ नयापन अगर लेकर आते हैं अपने रचनाओं में, हर आदमी तो कोशिश करता है, लेकिन हर चीज लिखी जा चुकी है, बहुत मुश्किल है नया हो जाए, लेकिन कभी कभी हो जाता है तो ठीक ठाक काम हो जाता है। तो हास्य में बहुत एक चीज मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें नयापन आए जी। उसमें पहले कहानी एक गढ़ते हैं हम लोग, उस कहानी में फिर पंच होना चाहिए। बिल्कुल हाँ। तो तब लोगों तक जो है वो बात पहुंचती है। तो एक 4 लाइन आपको मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि किस प्रकार से होता है कि वो लोग पूछते हैं कि आपकी कविता किस काम आती है। अच्छा। अब इसका जवाब कोई क्या दे? क्या तो हम उनको ये जवाब देते हैं कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को भेजी जब हमने हमारी 4 लाइनें, पढ़ते ही मैसेज को कह उठी इंग्लिश, माय गॉड हाउ नाइस, प्यारी 4 लाइनें। अच्छा। प्रेम प्रस्फुटित हुआ उसके मन मंदिर में, हो गई विवाहित कुंवारी 4 लाइनें, और अगले ही पल लिख भेजा उसने अमित, आई लव यू एंड तुम्हारी 4 लाइनें। और ये 4 लाइनें कितनी दमदार है। हाँ। तो इस टाइप से है। बिल्कुल 4 लाइनें जीवन भी पलट देती हैं। 4 लाइनें कई बार कविता जो है जी वो, और कहा भी जाता है अमित जी की साहित्य कविताएं ये सब कुछ समाज का एक दर्पण है। तो यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में कौंध रहा है कि इतनी तमाम विधाएं हैं कविता में, आपने हास्य क्यों चुना? हास्य लोगों तक पहुँचना हास्य के माध्यम से आसान है।
अच्छा। आपका इंटरेक्शन जो है, आपको लोग जो है, आज का जो माहौल है जी जी 30 सेकंड लोगों के पास नहीं है। आपके मोबाइल में लोग उंगली ऐसे लगा कर रखे हुए हैं, आपका एक शब्द अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो स्क्रॉल कर देंगे, स्लाइड कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जी जी। ऐसे माहौल में हास्य जो है वो एक बहुत बेहतर औजार है लोगों तक पहुंचने के लिए। जी जी। तो यही था कि हास्य में ही काम करेंगे। और कुछ कविताएं तो अंदर से भी आती होंगी, हृदय से आती होंगी, तो हास्य ही निकल कर आया। हाँ, वो हो जाता है। जी जी। अब आप जिसमें काम करते रहेंगे तो उस टाइप का माहौल बन जाता है। और यदि सुनने की बात करें, जैसे हम कविताएं सुनते हैं, तो क्या सुनने में भी आपको हास्य पसंद है? नहीं, मैं सुनने में मेरे को हास्य नहीं अच्छा लगता है। अच्छा। ये तो अपोजिट बात हो गई। ये जो है, मैं अपने हास्य कवियों से माफी भी मांगता हूँ कि मुझे अपनी कविता मुझे सुनने में पसंद नहीं आती है। मैं अब क्या कहूँ आपको कि अच्छा। हास्य जो है, मैं गीत सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। और इस टाइप, यानी संगीत में भी आपकी रुचि काफी है। जो गीत जो गजल जो लोग कहते जी, हैं जी, वो हाँ। मुझे, मेरी विधा जो है वो भी मैं शुरुआत लगभग गजल से ही कर रहा था। अच्छा। तो लोग फिर धीरे धीरे हास्य में आना हुआ। जी जी। तो गजल मुझे अच्छा लगता है सुनना पढ़ना। जी जी। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो धूम 89.6 FM। मैं हूँ आपके साथ आरजे माया, और आज हम सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हमारे मेहमान है अमित दुबे जी, हमारे शहर, हमारे रायगढ़ अंचल के कवि और साहित्यकार। तो अमित जी, हम बात कर रहे थे रचनाओं की और हास्य कविताओं की। कवि हमारे सामने हो और हम कविताएं ना सुने, ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ हम आपकी कुछ रचनाएं, हास्य रचनाएं सुनना चाहते हैं, जो हमारे श्रोता भी सुनना चाहते हैं। तो यहाँ हम एक रचना आपकी, मैं 4 पंक्तियों में ही बात कहने का प्रयास करता हूँ। जी तो जी। पोते पोतियों को यार खुशी इस बात की है, 4 दिन की हमें भी छुट्टी मिल जाएगी। हिंदुस्तानी आदमी जो होता है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत रहता है। बेचारा हर कष्ट में भी अपने लिए एनर्जी ढूंढ लेता है जी। वो एक घर के होम मिनिस्टर ने घर के सारे सदस्यों से कहा कि मेरे मायके में शादी है और आप सभी को, हर किसी को उसमें जाना है। तो हर आदमी अपने अपने अंदाज से किस प्रकार से आनंद तलाश करता है जी। एक वानगी देखिएगा कि पोते पोतियों को यार खुशी इस बात की है, 4 दिन की हमें भी छुट्टी मिल जाएगी। बहू रानी के मन में फूट रहे लड्डू खूब, सासू राम 4-5 साड़ी दिलवाएगी। हालांकि नहीं होता ऐसा। हो भी जाता है कई बार। पोते पोतियों को यार खुशी इस बात की है, 4 दिन की हमें भी छुट्टी मिल जाएगी। बहू रानी के मन में फूट रहे लड्डू खूब, सासू राम 4-5 साड़ी दिलवाएगी। दादाजी का ब्लड प्रेशर बढ़ा यही सोच सोच, बूढ़ी सरहज फिर रबड़ी खिलाएगी। अच्छा। अब बैचलर बेटा यही सोच सोच झूम रहा, पुणे वाली भाभी जी की बहना भी आएगी। अच्छा। बिल्कुल। तो हाँ। ये आनंद है। लोग इस प्रकार से, अब मैंने 4 पंक्तियां कभी कही थी कि, लेकिन ये 4 पंक्तियां बड़ी मजेदार और मजबूत भी हैं। 4 दिन की छुट्टियों का जो एक जो पूरा सीन है सबके मन में जो चल रहा है, 4 पंक्तियों में आपने कह डाला। एक उसी प्रकार से मैंने कभी लिखा था कि एक दिन मैंने कहा, प्रेम जो है उसमें लोग जो है हाँ भी करते हैं, और स्पेशली जो प्रेमिकाएं होती हैं हाँ भी करती हैं, और उनको मिलता रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता, न मिले तो भी अच्छा नहीं लगता। तब मैंने एक बात कही कि एक दिन मैंने कहा मुझसे करोगी ब्याह, उसने कहा कि तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। एक दिन मैंने कहा मुझसे करोगी ब्याह, उसने कहा कि तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। एक दिन मैंने कहा मेरी शादी पक्की हुई, फिर से कहा कि तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। आज घर वाली है वो मेरे ही एक दोस्त की, जिसने कहा था तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। और मुंह को बना के मुंह छेड़े रोज, मुझे किसने कहा था तेरा मुंह नोच लूंगी। तो ये सारी चीजें हैं। जी जी। मतलब मिले तो ना मिले तो भी दिक्कत है, ना मिले तो दिक्कत है। बहुत खूब, मुंह नोच लूंगी मैं। बहुत मजेदार पंक्तियां हैं अमित जी। और यहाँ एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है अमित जी, जब हम हास्य की बात करते हैं तो कई बार हम उसे कॉमेडी से भी रिलेट करते हैं।
तो स्टैंड अप कॉमेडी आज के समय में बहुत चल रहा है। आज के दौर में स्टैंड अप कॉमेडियंस आ रहे हैं हमारे बीच मंच में। नौ युवक हैं, यूथ हैं, स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ जा रहे हैं। किस तरह से हम अंतर को पहचानेंगे स्टैंड अप कॉमेडी में और हास्य कविताओं में? क्या बेसिक अंतर है? और एक स्टैंड अप कॉमेडियन कौन होता है और एक हास्य कवि कौन होता है? कविता जो है वो प्राण है। विचारों को आपको अगर रखना है अपनी बात, स्टैंड अप कॉमेडी जो होता है वो भी लोगों को हंसाने का ही काम करता है जी। लेकिन एक कवि जो होता है वो अंत में एक ऐसा चुभन छोड़कर जाता है कि सामने वाले को सोचने पर भी मजबूर करता है जी। हालांकि मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ स्टैंड अप कॉमेडियनों का जी, लेकिन उनमें बहुत सुधार की जरूरत है। कविता बहुत अलग है और उन्होंने जो अपने कार्यक्रमों में फुहड़ता की तरफ जो वो मुड़े हैं, वो जो है स्टैंड अप कॉमेडियन 2, 4, 5 साल 10 साल 20 साल रहे कविता जो है अजर अमर है जी। और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं क्या अमित जी की कविता जो है वो साहित्य के बहुत करीब है। जी जी जी, भाषा के बहुत करीब है। लोग भले ही कहते हैं कि हास्य कवि जो है वो जोकर होता है। मैंने तो कभी कहा था कि 4 पंक्तियां के कभी हंसकर तो कभी रोकर कहती है, कभी कभी तो भावुक होकर कहती है जी, कभी हंसकर तो कभी रोकर कहती है, कभी कभी तो भावुक होकर कहती है, और आपको हंसाने का मुझे ये इनाम मिलता है, मेरी बेटी तक मुझको जोकर कहती है। लेकिन ये हास्य कवि भले ही अपने अंदाज से लोगों को, हमारे ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि आप भी जो हैं वो फुहड़ता की तरफ जो है, फुहड़ता और हास्य के बीच में बहुत बारीक फर्क है जी। एक बहुत पतली लकीर है। थोड़ा सा आप इधर हो जाएंगे तो वो फुहड़ हो जाएगा, थोड़ा सा आप इधर रहेंगे तो वो कविता की श्रेणी में आ जाएगा। जी जी। मैं यही गुजारिश करूंगा हमारे कवि मित्रों से कि हम कविता में रहें, हास्य से हम जितना भी भले हमारा पंच कम आए लेकिन हम उस लकीर को, उस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघे, क्योंकि कविता जो है वो साहित्य है, कहीं ना कहीं जो है वो साहित्य ही है। चाहे आप हास्य करें, व्यंग करें, कुछ भी करें, टिप्पणियां करें, लेकिन वो आप जो है ओवरऑल कवि कहे जाएंगे। बिल्कुल हाँ जी। आपको कॉमेडियन जो है किसी की मजाल नहीं है जो आपको कॉमेडियन कह दे। जी जी जी। तो आपको अगर कवि रहना है तो आपको नदी के इस तरफ ही रहना पड़ेगा और साहित्य की डोर पकड़ कर रखनी पड़ेगी, तभी हम कवि कहलाएंगे। बिल्कुल। और स्टैंड अप कॉमेडियन एक तुकबंदी जैसी चीजें में भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जिनको, जो मुझे भी पसंद आते हैं, वो पसंद इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनकी वो जो है फुहड़ता से वो बहुत कोसों दूर हैं। राजेश श्रीवास्तव जी एक बहुत बड़ा नाम उनका रहा है। और के नायकर साहब थे, तो ये लोग जो है वो लीजेंड है, कोई वो नहीं है। लेकिन आज के दौर में जिस प्रकार से ये लोग आ रहे हैं, ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। बिल्कुल अमित जी, और कहते हैं हंसना जरूरी है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए और भी कई चीजें सामने आती हैं, क्योंकि लोगों को मनोरंजन भी देना है, हंसाना भी है। अब हम बात करते हैं कुछ रियलिटी शोज की। रियलिटी शोज में भी कई सारे शो हैं, हम यहाँ नाम तो नहीं लेंगे, पर नेशनल टेलीविजन पे कई ऐसे शो होते हैं जिसमें वो चाहते तो हंसाना है, लेकिन वही जो आपने कहा कि एक लकीर पार करके, जी जी जी, कई बार होता है मिमिक्री करके बनावटी तरीके से हंसाने की कोशिश करते हैं, पर शब्दों की जो एक सीमा होती है या शब्दों का जो एक चयन होता है, इन सब बातों में वो बहुत मुख्य है। तो जिस समय हम हंसाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमें शब्दों के चयन पे कितना ध्यान देना चाहिए? शब्द जो है वो आत्मा है, बगैर शब्द के कविता का कोई अस्तित्व नहीं है। और आप जब तक शब्दों का चयन जो है, केवल तुकबंदी हमको करना है, इस उद्देश्य से आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो वो चीज कुछ वो नहीं है। कविता तो ऐसा है कि आप बैठकर आदमी नहीं लिख सकता। कोई भी काम करने के लिए आदमी को जो है कुछ काम करना है तो उसको बैठना पड़ेगा, लेकिन कविता ऐसा है कि आपको जो है वो बैठना नहीं पड़ेगा, वो एक फ्लो में आपके आएगी और आप रात में सो रहे तो आपके दिमाग में जहन में आ जाएगा, आप लिख लेंगे, 4 लाइन हो जाएगी। भाव है ये। जी।
तो शब्द तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोग इस पर, अब जब शब्द की बात हो जाती है तो लोग फिर कठिन कठिन शब्द से कविता करना शुरू कर देते हैं, और आम जन के अगर समझ में ना आए, जन के समझ में नहीं आती है तो वो भी किसी मतलब का नहीं है। ये जरूर कहा जा सकता है कि आपके शब्दकोश जो है, आपका भंडार जो है बहुत अच्छा बेहद है, लेकिन जब लोग इसकी समझ नहीं पाएंगे तो क्या और करेंगे? लिखा जाता है लोगों के लिए। जी हाँ। जी। तो वो कहते भी है कि बहुत कठिन लिखना जो है बहुत सरल है, और बहुत सरल लिखना बहुत कठिन है। हर सरल चीज कठिन होती है। हर कठिन चीज सरल है। जी। ट्यून किया है आपने रेडियो धूम 89.6 FM। सुन रहे हैं खास कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द डे, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार। आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान को, अमित दुबे जी, हमारे रायगढ़ शहर के हमारे अपने कवि और साहित्यकार, स्टैंड अप कॉमेडियंस और रियलिटी शोज और हास्य कविताओं के बीच अंतर को जो लेकर हमने चर्चा की। अब बात करते हैं नौजवान जो हमारे यूथ हैं, जो इस दिशा में यानी कि लेखन की दिशा में या काव्य पाठ की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे शुरुआत करें लेखन की, या फिर काव्य पाठ की, या हास्य कविताओं की? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस पर मेरा विचार ये है कि ये डगर बहुत कठिन है। कबीर ने भी कभी लिखा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, घर फूके जो आपनो चलो हमारे साथ। तो करियर है, निश्चित रूप से करियर के रूप में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसको करियर करने के लिए एक कठिन रास्ते से आपको गुजरना पड़ता है। इसमें आपका ये नहीं है कि आप आज आप कहीं कुछ करके आ गए तो आपको 2000, 5000 या 200, 500 आज का हो गया, एक दिन का हो गया, महीने की एक सैलरी बंधी हुई नहीं है। इस प्रकार मैं सरकारों से भी एक वो करना चाहता हूँ कि बहुत सारे फील्ड हैं, संगीत में हुआ, गीत के डांस के लिए हुआ, लोगों के लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं। हाँ। कविता पढ़ने वालों के लिए प्लेटफॉर्म्स जो हैं, बड़े मंच हैं जी, लेकिन उस जीरो से लेकर उस बड़े मंच तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। आप यहाँ से जीरो से शुरू करके सीधा ऊपर नहीं जा सकते हैं। जी। और कोई भी नहीं जा सकता है, बहुत बिरले जो लोग होते हैं, एक दो लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जीरो से वहाँ, तो ये जो बीच का रास्ता है इसको हमको बनाने की जरूरत है। इसमें हमारे सरकारों को भी मदद करनी चाहिए, और तब नए लोग जो हैं इसमें तेजी से आएंगे। आ भी रहे हैं, नए लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और लेकिन जो इसमें एक गारंटी कुछ नहीं है कि आपको अपना घर भी चलाना है। बिल्कुल, हाँ। आर्थिक रूप से कुछ मदद या आर्थिक रूप से कुछ, अब ये हो गया है सोशल मीडिया के आने के कारण जो है आपके रील्स वायरल हो जाते हैं, आपके ये हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। और बहुत कम लोगों के साथ वो चीजें होती हैं। जी। बहुत कम, लाखों में जो है वो 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी के भी रील्स जो है वायरल हो गए, बृहद पैमाने में कुछ नहीं हो पाता है। तो जो बड़ी संख्या में जो लोग लिख रहे हैं वो फिर क्या करेंगे? जी। वो प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। जी हाँ। तो संभावनाओं की यदि बात करें तो संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये डगर जो है वो उतनी ही कठिन है। हाँ। जी। और आपने बात की गायकी की, नृत्य की, तो इन सब में हम देखते हैं कि इनका कोर्स होता है, डिग्री होती है, लेकिन कभी कोई डिग्री नहीं होती। और हालांकि लोग अभी धीरे धीरे उसका भी एक विधान है। जैसे अभी जो हम गीत ही सुन रहे थे, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आज कल लिख रहा हूँ, ये पूरा बहर में रचना है। ये आपको सुनने में इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि एक मीटर में एक मात्रा गठन के साथ लिखा हुआ है। बिल्कुल। हमारे युवा साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप जो है मीटर में काम करने का प्रयास करिए। कविता हर धीरे धीरे केवल तुकबंदी कर देना जो है वो कविता नहीं होता। और आपको जब तुकान कविताओं को लेखन करना है तो हमारे पास छंद है, गजल है, गजल के बहर हैं, तो इस पर धीरे धीरे अध्ययन भी जरूरी है। जी। ऐसा नहीं है कि ऐसे इसको आप कर लेंगे तो आप कवि हो जाएंगे, लेकिन समझ एक आना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप उसमें मेहनत कर सकते। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही अमित जी। और जो भी हमारे श्रोता साथी खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनको ये आपकी बातें बहुत काम आएंगी। अब आपकी रचनाएं ना हो तो ये अधूरा सा हो जाएगा। तो आपकी हम कुछ और रचनाएं आज के इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं। हम तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारे यहाँ तो वो 8-10 साल का बच्चा भी हमारे यहाँ खड़ा हो जाता है और कहता है कि बचपन का प्यार। हाँ।
और वायरल हो जाता है, पूरी दुनिया उसके पीछे गाने लगती है कि बचपन का प्यार। जी। लेकिन दरअसल बचपन का प्यार है क्या? बचपन का प्यार वो याद आए जब कभी याद आए चेहरे के 5-6 पिंपल जी, और जब हंसते थे तीर यहाँ धंसते थे, पड़ते थे गाल पे दोनों ओर डिम्पल जी, देखते थे दिन में भी जागते में स्वप्न हम, देखते थे रात में आसमां के ट्विंकल जी, और देखने ही देखने में रह गए हम और ब्याह गए उन्हें एक दिल्ली के अंकल जी। लेकिन उस बचपन के प्यार से कभी न कभी जिंदगी में आपसे मुलाकात फिर एक बार होती है, भगवान कराता है। अच्छा। तो बचपन का प्यार वो याद आए जब कभी, तो बचपन के प्यार से हुई जब मुलाकात, लगा जैसे दूर हुए दिन ये विलाप के, झूम झूम घूम घूम कहने लगा ये दिल, आ गए हैं अच्छे दिन दुबे जी आपके, तो झट चला पैतरा जालिम ने एक नया, मेरे सारे अनकहे ख्वाहिशों को भांप के, पास बैठे बच्चे से कहने लगी वो यूं, बेटा जी नमस्ते, बोलो मामा है ये आपके। अमित जी बहुत मतलब मजेदार पंक्तियां हैं, और इसमें भी एक टीस है। जी, जी, जी। इन कविताओं में भी एक टीस नजर आ रही है, वो पहले प्यार ना मिलने की। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो अमित जी, बहुत सी रचनाएं आपने लिखी। हमने सुना है कि आपने कमला नेहरू पर भी, कमला नेहरू पार्क जो हमारा है रायगढ़ में, उस पर भी कुछ पंक्तियां रची हैं। तो वो कुछ अगर हो जाए तो मजा आ जाए। आपको सुनाता हूँ। वो कविता ऐसे, कोरोना का समय था, मैं झारसुगुड़ा में जॉब में था। जी जी। तो नहीं आ पाया था, तो एक बस ऐसी दिमाग में आ गया, और वहाँ से एक रचना हुई, और रायगढ़ आना था, सोच रहा था आ जाते तो अच्छा था। अच्छा। लेकिन आ नहीं पा रहा था, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। जी जी। तो वहाँ पर एक कविता मेरी हुई, और लोगों ने भी पसंद किया कि कमला नेहरू पार्क यदि हम मिलने तुमको आ जाते, डेरी मिल्क सी लड़की को घर किस्मी बार खिला पाते, गोपी टाकिज में तुमको घर सिनेमा दिखला पाते, आज तुम्हारे बच्चों के हम मामा तो ना कहलाते, शाम समोसा भाता हमको तुम दीवानी भेल की, हम तो फुटपाथों के राजा तुम थी आफर सेल की, हम थे पंछी मुक्त गगन के तुम कबूतरी जेल की, हम तो नटवर में पढ़ते थे तुम पढ़ी कार मेल की, तो सजन चाट के ठेले पर घर तुमको चाट खिला पाते, आज तुम्हारे बच्चों के हम मामा तो ना कहलाते। इसमें मैंने रायगढ़ से ही बिंब उठाए जी। तो वो एक खूबसूरती इसमें आई कि जिंदल के आने से जैसे घर घोड़ा तमनार मिले, लगा जोर का झटका ऐसा दिल से दिल के तार मिले, सोम शुक्र क्या गुरु शनिचर हम तो हर इतवार मिले, और सिंधु बुक डिपो पर दोनों पहली पहली बार मिले, अगर सिलेबस इन आँखों के उन आँखों से पढ़ पाते, आज तुम्हारे बच्चों के हम मामा तो ना कहलाते। तो ये आपने इससे पहले जो कविता पढ़ी, ये उसका सक्सीजन लग रहा है। ये उसका सीजन 2 हो सकता है। हाँ, सीजन 2 भी हो सकता है। और वो टीज जो है वो अब यहाँ निकली है। ये विस्तृत रूप से है। इसमें मैंने फिर आगे कहा था कि माँ बंजारी के चरणों में शीश नवाते हम दोनों, बूढ़ी माई के मंदिर में दीप जलाते हम दोनों, गौरी शंकर के मंदिर पर बेल चढ़ाते हम दोनों, लॉन्ग टूर पर चंद्रहासिनी आते जाते हम दोनों, काश तुम्हारे पूज्य पिताजी बीच हमारे ना आते। इसमें एक दर्द मैंने लिखा कि लथपथ, आज कोई नौकरी रायगढ़ से अगर पूंजी पथरा नौकरी करने जाए जी, तो शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। जिस प्रकार से रोड हादसे होते हैं। जी जी। मैंने एक लाइन की उसमें कविता रखी कि लथपथ ढिमरापुर चौक हम गौरव पथ अप टू डेट तुम, हम हटरी बाजार पुराने थी न्यू संजय मार्केट तुम, बंद पड़े हम जूट मिल से स्टील प्लांट की गेट तुम, आज बता दो जानू उस दिन आई थी क्यों लेट तुम। तो 3.25 की पैसेंजर, उस समय 3.25 चलती थी पैसेंजर। अच्छा। 3.25 की पैसेंजर हम
जो उस रोज पकड़ पाते आज तुम, ये मेहमान तो ना जी, कहलाते। जी, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत मतलब हास्य से सराबोर कविताएं सुनने को मिली हैं। समसामयिक विषयों की अगर हम बात करें, जी। जैसे आपने कहा कि रोड पर इतने जी, एक्सीडेंट जी, हो रहे जी, हैं, जी। उस पर भी आपने कुछ अपनी भावनाएं लिखी। तो कई बार लिखना जरूरी नहीं है कि वो भारी भरकम हो, हाँ, हाँ। हल्के फुल्के लहजे में भी जी, लिखा जी, जा जी, सकता जी। है। तो क्या समसामयिक विषयों को भी आप शामिल करते हैं जी, अपनी जी, रचनाओं में? मैं लगभग जो नई कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं न्यूज़ के माध्यम से पता चलती हैं, जो भी जी। है, मैंने बहुत कुछ लिखा है उस पर। हर विषय लगभग छूने का प्रयास करता रहता हूँ। जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें वो हैं। तो अभी पिछले दिनों जो है वो पेपर लीक का जो मामला आया था, जी, तो मैंने उस पर कुछ कहने का प्रयास किया कि हमारे इश्क का पर्चा अगर यूं वीक ना होता, हम ही होते कोई लंपट तुम्हारे नजदीक ना होता, दरोगा बन के करते राज तेरे दिल के थाने में, हमारे इश्क का पर्चा अगर यूं लीक ना होता। जी। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ हाँ, समसामयिक विषयों पर लिखना इसलिए भी जरूरी हो जाता होगा अमित जी, क्योंकि सदियों से हमने सुना है साहित्यकार जो है जन जागरूकता जी, पे जी, सबसे जी, पहला जी। हाथ, आजादी की बात करें या वर्तमान स्थिति की जी, बात जी। करें, कलम जब जब चली है तो तेज जी, चली जी, है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए भी ये जो कलम जो जरूर। चलती है तो समसामयिक मुद्दों को लेना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ और रचनाएं आपकी? विषय तो हमको बहुत विषय की जरूरत नहीं होती है। हास्य को देखने का एक अपना नजरिया होता है। जी जी। आलीशान होटल में आलीशान पार्टी थी, पहुंचे थे हम वहाँ साथ में लुगाई के। अच्छा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ। आलीशान होटल में आलीशान पार्टी थी, पहुंचे थे हम वहाँ साथ में लुगाई के, पहुंचते ही हमने चरण स्पर्श किए दुल्हन की बॉब कट केस वाली ताई के, फिर पूछा हमने के दुल्हन न दिख रही, जी। बोली देखो कविराज नजरे घुमाई के, वही तो है दुल्हनिया जो डीजे के ताल पर नाच रही कब से कमर मटकाई के। आलीशान होटल में आलीशान पार्टी थी, पहुंचे थे हम वहाँ साथ में लुगाई के, मिलते ही हमने बुआ जी प्रणाम किया, बुआ ने दुलारा अवधि में गरी आई के, फिर पूछा हमने के फूफा नहीं दिख रहे, बोली देखो नाच पीटे नजरे घुमाई के, वही तो है फूफा तेरे जो लुंगी लपेटे हुए खड़े हैं निकट में कल्लू हलवाई के। जी जी। तो शादी का पूरा जी, जी। जो एक सीन का वर्णन है सिंपल शब्दों में और हास्य तड़के के साथ आपने परोसा, बहुत अच्छा लगा। सुन रहे हैं रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 FM। गेस्ट ऑफ द डे प्रोग्राम अभी आप सुन रहे हैं आरजे माया के साथ। मेहमान है आज हमारे बीच स्टूडियो में अमित दुबे जी। तो साथियों, अभी हम चर्चा कर रहे थे अमित जी से, जाना उनके सफर के बारे में। तो अमित जी, यदि हम बात करते हैं हास्य कविताओं की, तो हमने बहुत सारी आपकी हास्य कविताएं सुनी और नेशनल टेलीविजन में भी हमने आपकी रचनाओं को सुना। बहुत अच्छी तरह से आप लिखते हैं। यदि हम गंभीर मुद्दों की बात करें, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है, उन मुद्दों को आप कैसे कवर करते हैं? उन पे भी क्या कुछ लिखते हैं आप? कविता जो है वो मूल रूप से जो है वो आपके दर्द की बयानी जो है कविता है। जी। मैंने कभी कहा था कि कविता है तेज पुंज, कविता है ज्ञान कुंज, आनंद की अलौकिक अनुभूति काव्य है। कविता है देश काल, कविता है देश भाल, राष्ट्र हित हवनों की पूर्णाहुति काव्य है। नायिका के नुपुरों की झनकृत झनकार सुन, नायक के अंतस की अनुश्रुति काव्य है। और लोरियों के थाप पे करे निद्रा का अभिनय, नन्हे से बालक की नाट्य प्रस्तुति काव्य। वाह वाह वाह। थक हार जाए जब नींद की गोलियां सब, लोरियों के थाप तब कविताएं लिखते। प्याला भर भर कर प्रियसी पिए जहर, मीरा के संताप तब कविताएं लिखते। कि थक हार जाए जब नींद की गोलियां सब, लोरियों के थाप तब कविताएं लिखते। प्याला भर भर कर प्रियसी पिए जहर, मीरा के संताप तब कविताएं लिखते। खंड खंड होता जब देश मेरा सरेआम, राष्ट्र भक्त आप तब कविताएं लिखते। और तार तार होती जब असमत बेटियों की, बेटियों के बाप कविताएं लिखते। वाह वाह, बहुत खूब। तो मैंने जो ये दर्द है, मैंने कभी ऐसे ही तुकांत कविताओं के साथ मैंने कुछ अतुकांत भी बातें कविताओं के माध्यम से करने का प्रयास किया था। मैंने कहीं पर लिखा था कि तवे पर रोटी चढ़ाती हुई जी, मुनिया से माँ ने कहा कि बेटी तेरी रोटी गोल क्यों नहीं बनती। तवे पर रोटियां चढ़ाती हुई माँ ने मुनिया से कहा कि बेटी तेरी रोटी गोल क्यों नहीं बनती।
मुनिया ने जवाब दिया, अच्छा है ना माँ, मेरी रोटी गोल नहीं बनती, जिनकी रोटियां गोल बनने लगती है उनकी शादी हो जाती है। मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ अभी। वाह, और इसीलिए रोटियां गोल नहीं बनती। वाह, बहुत खूब। एक बालिका, एक लड़की के मन का भाव चार पंक्तियों में आपने बहुत खूबसूरती से कहा अमित जी। एक आम आदमी की भावना और एक कवि की भावना, एक आम आदमी का लिखना और एक कवि का लिखना, एक आम आदमी का सोचना और एक कवि का सोचना, बहुत बड़ा अंतर होता है। इस अंतर को आप कैसे देखते हैं और कैसे बताएंगे इस अंतर के बारे में? मैं इसको एक अलग प्रकार से कहना चाहूँगा। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर में एक कवि होता है जी। हर व्यक्ति ही कवि होता है। ये मैंने कभी कहा था कि वीणा पाणी की वीणा का प्रेम तार कवि होता है। वीणा पाणी की वीणा का प्रेम तार कवि होता है। घोर तमस के भूत भवन का शब्द द्वार कवि होता है। कैनवास पर चित्र बनाता चित्रकार कवि होता है। अंतर मन की पीड़ाओं का गीतकार कवि होता है। शांत प्रांत में लीन तपस्वी एक बड़ा ही धीर कवि। हर आदमी कवि है। शांत प्रांत में लीन तपस्वी एक बड़ा ही धीर कवि। अम्ल क्षार का घोल बनाता वैज्ञानिक गंभीर कवि। बेसुध होकर फिरने वाला दाढ़ी बाबा पीर कवि। सीमा पर तैनात खड़ा वो मेरा भाई वीर कवि। पार नदी के कविता होती, हम क्या दे पाते हैं? उसका शरीर जो है वो अपने शरीर त्याग देता है, हम उसको क्या दे पाते हैं? उसके परिवार के 10-50 लाख रुपए देते हैं। तब मैं कहता हूँ कि शांत प्रांत में लीन तपस्वी एक बड़ा ही धीर कवि। अम्ल क्षार का घोल बनाता वैज्ञानिक गंभीर कवि। अम्ल क्षार का घोल बनाता वैज्ञानिक गंभीर कवि। बेसुध होकर फिरने वाला दाढ़ी बाबा पीर कवि। सीमा पर तैनात खड़ा वो मेरा भाई वीर कवि। पार नदी के कविता होती बीच धार कवि होता है। अंतर मन की पीड़ाओं का गीतकार कवि होता है। और कवि करता क्या है? हर व्यक्ति जो है इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आए, अंतर मन से जो है उसके अंदर भावना ये होती है कि वो प्रेम बांटे जी। तब मैंने कहा था कि दिल लेता है दिल देता है दिल वाला दिलदार कवि। मन की बातें मन से करता मन वाला मनोहार कवि। काम वासना लिखने वाला होता है बीमार कवि। नफरत के विष बेल उखाड़े वो असली श्रृंगार कवि। और आदि काल से प्रेम प्रीति का पक्षकार कवि होता है। अंतर मन की पीड़ाओं का गीतकार कवि होता है। वाह, बहुत खूब। यानी आपका जो विचार है, हर व्यक्ति कवि है। जी जी, हर व्यक्ति जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं तक हम लोग लिख लेते हैं, कुछ बयां कर लेते हैं, लेकिन हर आदमी जो है कवि होता है। बहुत खूब। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर आपने कविता के माध्यम से दिया और बहुत ही खूबसूरती से आपने इस बात को रखा और हम भी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि हर व्यक्ति कवि है अपने आप में जी। और अंत में अमित जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी जो जनता आवाम जो हमें सुन रही है इस वक्त, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि आप कविता के साथ रहिए, साहित्य के साथ रहिए, पढ़िए। समय मिले तो लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। जी जी। किताबें जो हैं आज जूतों के शोरूम्स होते हैं, एसी रूम्स होते हैं और किताबें जो है फुटपाथों पर बिक रही हैं जी। हमें इसको बदलने की जरूरत है। किताबें पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हम कितनी बुरी जिंदगी जी रहे हैं, कितनी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आप अपने जिंदगी में सुधार करें ना करें वो अलग बात है जी, हाँ। लेकिन इसका एहसास हो, हमको पता तो चले। और अभी 31 जुलाई को प्रेमचंद जी की ही जयंती होती है, अभी गई है। तो मैं तो चाहूंगा, मैं आपसे सभी दर्शकों से भी कहूंगा कि प्रेमचंद जी से ही शुरुआत करें और एक उनकी कृतियों को पढ़ें। एक बार पढ़कर तो देखिए, निश्चित कहता हूँ आपको आनंद आएगा। और साहित्य जो है एक दुनिया है, आप अगर उसमें डूब जाएंगे तो आपको आनंद जो है वो आनंद विभोर कर देगा। हाँ, ये है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद अमित जी। और रेडियो धूम के स्टूडियो आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अवसर दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने हुआ, मुझे भी बहुत आनंद आया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका भी बहुत अमूल्य समय आपने हमें दिया। अपनी अनमोल रचनाएं हमारे रेडियो के माध्यम से आपने जनता तक दी, श्रोताओं तक दी, और बहुत बहुत धन्यवाद।